प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत का दूसरा पाठ, दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की ये कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। आइए लेसन शुरू करते हैं। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और ठीक पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक यहाँ गांव के बच्चों के विषय में बोल रहे हैं कि बच्चे जो गांव में उनके मित्र थे वो ऐसे तो उनके सामने तो मुंह पर तो बहुत अच्छी बात करते हैं, उन्हें उसका शुभ चिंतक मानते हैं, लेकिन पीछे से वो लेखक को कमजोर साबित करते हैं कि ये कमजोर व्यक्ति है। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। लेखक जब उनकी बात बार बार सोचता है तो खुद ही अपने आप में विचार करते हैं कि रहने दो, अब कि मैं उनके विषय में नहीं सोचूंगा। लेकिन फिर उनके दिमाग में वही ख्याल आ जाता है और वह फिर उन बच्चों के विषय में सोचने लग जाते हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की भांति किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब लेखक की आंखों के सामने शरद ऋतु में, यानी शरद ऋतु का मतलब है सर्दी की ऋतु, एक धुंधली सी छाया उनके आंखों के सामने आ जाती है और वो छाया किसकी है? उनकी दादी माँ की। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए, कुआर अश्विन का महीना। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान, सिवान का मतलब है नाला, से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ पर लेखक जो है, जो बारिश का पानी गड्ढों में जमा हो जाता है, उस पानी की बात कर रहे हैं कि वो पानी जो है वो जमा हो गया है और उसके अंदर घास उग गई है और वो घास से वो पानी जो है बदबूदार हो गया है, झाग वाला हो गया है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अब गांव में गड्ढों में जो वो गंदा बदबूदार पानी भरा हुआ है, गांव के बच्चे आपने देखा ही होगा, छोटे छोटे नदी नालों में कूद कूद कर नहाते हैं। यही काम वहाँ लेखक भी उन्हीं के साथ कर रहे थे। वो भी एक दो बार उस गड्ढे में, उन जलाशयों में जाकर के कूदे और उनके साथ नहाए। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम। अब लेखक कहते हैं कि हर मौसम की अलग अलग बात होती है। जैसे गर्मियों में आम और जामुन, और सर्दियों में हम क्या खाते हैं? गुड़ और चना। दुख चैत दिनों की लाई में साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक कहते हैं कि चैत का महीना होता है अप्रैल, मार्च और अप्रैल। लाई होता है खीले। ये अगर हमें खाने को नहीं मिले तो कोई अफसोस की बात नहीं है, लेकिन कुआर के दिनों में
अश्विन के महीनों में जो गड्ढों में झाग भरा पानी भर जाता है, अगर उसमें कूदने को ना मिले तो बहुत बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। हुड़क का मतलब है चाहत। लेखक भीतर ही भीतर चाह रहा था। 1-2 दिन ही तो कूद सका। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर, बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेखक यहाँ जब पानी में नहाया तो उन्हें हल्का सा बुखार हो गया और लेखक कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अगर बुखार आता है तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे नींबू का शरबत और खिचड़ी खाने को मिलती है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक को बहुत तेज बुखार आ गया और उन्होंने रजाई के ऊपर रजाई ओढ़ ली। रात के 12 बज गए, लेकिन बहुत मुश्किल से 12 बजे के बाद उनका बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सभी टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। दादी माँ नहाकर आई और नहाकर आने के बाद उन्होंने लेखक के सर को छुआ। और जब दादी माँ नहाकर आई तो उन्होंने सफ़ेद किनारी वाली साड़ी पहन रखी थी और उनके सर से, बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। उन्होंने आते ही लेखक के सिर को छुआ, पैर को छुआ और सब तरफ से लेखक को देखने लगी कि इसे क्या हो गया। माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती। दादी माँ रात दिन लेखक की सेवा करने लगी। 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी का मतलब होता है एक प्रकार का बर्तन, में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। दादी माँ के दिल में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे और वो बार बार चिंतित हो गई कि लेखक को बुखार कैसे आ गया। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ केवल लेखक की ही सेवा नहीं करती थी, उनमें सेवा भाव फूट फूट कर भरा हुआ था और वे गवई गांव के जो लोग थे उनके लिए भी वो बहुत चिंतित रहती थी और उन सब के लिए भी इलाज करती थी। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, ये उनकी आदत में था कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए, दादी माँ उसे अपने हाथ से छू करके देखती और अनेक प्रकार की घरेलू दवाइयाँ खुद ही करती। मलेरिया, सरमास होता है सिर पर चढ़ने वाला बुखार, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। उनको कोई भी बीमारी हो जाओ, दादी माँ के पास सबके इलाज थे। महामारी और विभीषिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग होता है लौंग, विभीषिका एक प्रकार की बीमारी होती है, हैजा या डायरिया, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गुल और धूप सफाई और उनसे सीख ले। दादी माँ जब ये देखती कि कोई बीमार है तो उसकी साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती। उसको कहीं भी उनको गंदगी दिखती तो वो उसे तुरंत साफ करती। मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, वे सफाई प्रिय थी। यहाँ उनका एक गुण दिख रहा है कि वो
सफाई प्रिय थी। बुखार को तो मुझे अब भी आता, पर नौकर पानी दे जाता। अब लेखक के पास दादी माँ नहीं है। बुखार जब उन्हें आता है तो नौकर उन्हें पानी देकर चला जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता। जो मैस का उनका महाराज था, खाना बनाने वाला था, वो अब उन्हें अपने मन से खिचड़ी या साबू बनाकर दे जाता। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते। नाड़ी का मतलब है नब्ज। डॉक्टर आते, नब्ज देख करके चले जाते और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तिताई का मतलब है यहाँ तीखापन, जो कुनेन की गोली में होता है। वह डॉक्टर आता, देख करके चला जाता। अब लेखक को बुखार को बुलाने का मन नहीं होता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ, अब किशन भैया लेखक के भैया का नाम है किशन, उनकी शादी तय हो गई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। दादी माँ बहुत खुश थी जब किशन भैया का उनका विवाह तय हुआ। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन शादी ब्याह वाला घर। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। अब दादी माँ काम तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन उनको यह पसंद था कि मैं कहीं भी कोई भी काम हो उसमें मेरी उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। पर किसी काम में उनका अनुपस्थित वस्तुतः विलंब का कारण बन जाता। उन्हें अनुपस्थिति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर काम को अपने हाथ से करना चाहती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। अब लेखक यहाँ दूसरी बात का चित्रण करते हैं कि जब वो घर में आए तो दादी माँ किसी स्त्री से बात कर रही हैं। और क्या बात कर रही हैं? देखा, पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दादी माँ यहाँ रामी चाची से बात कर रही हैं और उन्हें दादी माँ ने उनको कुछ उधार दिया था। वो पैसे वो रामी चाची से मांग रही हैं कि तू मुझे मेरा जो मैंने तुझे कर्जा दिया है वो दे दे। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। रामी ने दादी माँ से कहा कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप कुछ मेरे पे मेहरबानी नहीं करेंगी तो उसकी शादी कैसे होगी। वो कह रही है मैं आपसे जो भी मैंने कर्जा लिया है वो मैं दे दूंगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ ने रामी को छूने नहीं दिया और वो पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से, बेचारी गरीब है, दे देगी। लेखक ने कहा दादी माँ जाने दो, बेचारी गरीब है, बाद में आपका पैसा दे देगी। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ ने लेखक को कहा कि चल तू रहने दे, बड़ा मुझे समझाने लगा है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, पुरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। यहाँ लेखक जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने जब रामी चाची को
एक बार दादी माँ के पास फिर से देखा तो उस समय रामी चाची जो है वो दादी माँ को दूधो ना हो पूतो फलों का आशीर्वाद दे रही थी। लेखक बहुत भौचक्के हो गए कि ये क्या हो रहा है। तब उनने कहा, धन्नो चाची क्या हुआ? तो धन्नो चाची ने कहा कि मालकिन बहुत अच्छी हैं और इन्होंने मेरा सारा कर्जा माफ कर दिया और मेरी बेटी की शादी में ऊपर से 10 रुपए का नोट भी दिया। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? रामी चाची ने कहा कि कोई बात नहीं, बड़े लोग जब रुपया देते हैं तो वो डांट भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक को हंसी आने लग गई। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। अब उनके भैया के जो विवाह होने वाला था, यहाँ पर विवाह की रस्में हो रही हैं और कुछ अभिनय वहाँ पर कुछ स्त्रियां मिलकर कर रही हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह में केवल पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। जब बारात चली गई और वहाँ पीछे जो अभिनय हो रहा था, लेखक वहाँ रुक गए और वो बारात में नहीं जा सके। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। जब उसका भाई जो राघव था वो वहां पर आया तो औरतों ने वहां उसके लिए आपत्ति महसूस की कि यहाँ पर लड़का क्यों आया है, क्योंकि उस समारोह में केवल स्त्रियां ही उपस्थित हो सकती थी। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा? दादी माँ को गुस्सा आ गया और दादी माँ ने कहा कि छोटे से लड़के से क्या पर्दा करना? लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता, छोटे बच्चे का और ब्रह्मा का मन तो एक जैसा ही होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर ओढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं। दादी माँ ने चुपचाप से लेखक को अपने पास चादर ओढ़ाकर सुला लिया। लेकिन जो अभिनय हो रहा था उसमें स्त्रियों की बात सुनकर लेखक को जोर से हंसी आ गई और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तब स्त्रियों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर कोई लड़का सो रहा है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन सा बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? अब जैसे ही स्त्रियों ने देख लिया कि लेखक वहाँ सो रहे हैं, वहाँ समारोह में लड़का आ गया है, तो दादी माँ उन पर गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि बच्चे के बेचारा बच्चा है, इसे दूध पिला दूं। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा। अब जो स्त्री वहां पर थी, देबू की माँ, उन्होंने पहचान लिया कि ये कल वाला ही बच्चा है ना जो कल रात समारोह में था। दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अगर लेखक से कोई गलती हो जाती या कुछ भी हो जाता तो दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते और दादी माँ उन्हें डांट से और फटकार से बचा लेती। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात जैसे कैसी मालूम होती। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। दादी माँ ऐसे तो बिल्कुल ममता की मूर्ति थी, स्नेह की मूर्ति थी, लेकिन जब उनके दादाजी का देहांत हो गया, लेखक के दादाजी का देहांत हो गया, तो दादी माँ उदास रहने लगी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात
कहा करते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभ चिंता में स्थिति और डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो असंतुलित संपत्ति व्यय की वह घर की तो नहीं रही। अब दादाजी का देहांत हो गया, और जब देहांत हो गया तो उनके जो पिता थे उन्होंने दादाजी का श्राद्ध किया, और उस श्राद्ध में उन्होंने बहुत सारी राशि जो थी, बहुत सारा धन जो था उन्होंने खर्च कर दिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। अब सर्दियों का समय है और दादी माँ उदास रहने लगी थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। अब सर्दियाँ, शीत सर्दी जो बहुत तेज पड़ रही है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। लेखक ने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहनकर कोने में संदूक के पास दिया जलाकर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। दादी माँ रो रही थी। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने उन्हें उत्तर दिया कि क्या है, तू यहाँ क्या कर रहा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक ने दादी माँ से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप मुझे बताएंगी? दादी माँ ने कहा, क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। लेखक ने कहा, तुम रो रही थी? तो दादी माँ उनको देखकर हंसने लग गई। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना? चल चल। दादी माँ ने लेखक को ही कह दिया कि चल, तूने खाना नहीं खाया, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं। कितने के हैं? कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। अब दोनों, उनके पिताजी और उनके भैया बैठ करके बात कर रहे हैं कि कोई उनको कर्जा देता नहीं और अब उनके पास धन जो है वो खत्म हो चुका है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने कहा। रोता क्यों है रे? उनके पिताजी से कहा। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उनके पिताजी को दिलासा दिया और उनके सर को सहलाया, कहा, रो नहीं, अभी मैं हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादाजी ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनके पास एक सोने का कंगन था जो निकालकर दादी जी ने उनके पिताजी को दे दिया कि तेरे पिता ने मुझे ये कंगन इसीलिए दिया था, तू इसे ले जा। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। ये उसके वंश की निशानी। उन्होंने उस कड़े के लिए कहा कि ये उनके वंश की निशानी है जो उसके दादा पिता ने उन्हें पहनाई थी। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। दादी माँ ने कहा कि पुराने लोग आगे और पीछे, आगा पीछा का अर्थ है आगे और पीछे, सारी बात को सोच लिया करते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक को दादी माँ साक्षात देवी जैसी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली काले पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतार धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता, पर बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक जब अपने घर में बैठे हुए थे
तो उनके भैया का पत्र उन्हें मिला और उस पत्र में एक दुखद उन्हें संदेश मिला और वो संदेश ये था कि अब उनकी दादी माँ नहीं रही, उनका स्वर्गवास हो चुका था। धन्यवाद।